नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक इंजीनियर्स अकेडमी में। आज हम अपनी एक और नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एमसीक्यू सीरीज़। तो एमसीक्यू सीरीज़ में आज हमने जो टॉपिक लिया है, जो सब्जेक्ट लिया है वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हमने जो लेवल लिया है वो ईजी लेवल। हमने जो इनको 3 लेवल में डिवाइड करा है, ईजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल। तो हम पर डे के हिसाब से 25 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलेंगे कि पर डे हमें 25 क्वेश्चन करने हैं। जैसे किसी दिन 20 भी हो सकते हैं, किसी दिन 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, किसी दिन 35 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो हम पर डे का एवरेज लेके चलते हैं 25 क्वेश्चन का। और हम वीक में 6 दिन भी अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं वीक में? 150 क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर हम मंथ का देखें तो आपके 600 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक महीने में आपके 600 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। तो हमने पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल को किस तरीके से डिवाइड करा हुआ है। पहले बात करेंगे हम इजी लेवल की, और फिर मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल। इजी लेवल में हमने वो क्वेश्चन रखे हैं जो 95% बच्चे, जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें से 95% बच्चे इनको इजीली कर पाएंगे। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं उनसे ना हो, बाकी जैसे अगर हमने 25 क्वेश्चन करे तो 22 टू 23 क्वेश्चन वो ईजिली कर पाएंगे। अगर आप 22 टू 23 क्वेश्चन ईजिली कर पा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है, यानी कि अच्छी है। अगर आप 15 से 16 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं इजी लेवल के क्वेश्चन में, तो आपको सीरियसली पढ़ाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको ये क्वेश्चन तो करने ही है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, थ्योरी भी कंप्लीट करनी है। जैसे आज फ्लूइड मैकेनिक्स की बात हुई, तो आपको जैसे हम पहला या दूसरा चैप्टर ही कवर करेंगे शायद आज, तो आपको क्या करना है, उसकी थ्योरी भी कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है जो 22 से 23 क्वेश्चन कर पा रहे हैं उनको थ्योरी नहीं पढ़नी है, उनको भी पढ़नी है, लेकिन उनकी तैयारी ठीक ठाक है। आपको थोड़ा ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मॉडरेट क्वेश्चन में हमने रखे हैं जो 70 टू 75% बच्चे जिसको इजीली कर पाएंगे, तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो गए। और हाई लेवल के क्वेश्चन वो होंगे जो आप लोग हमें सजेस्ट करेंगे। तो आपको जो लगता है हाई, मतलब कि हाई लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि टफ क्वेश्चन है या लेंथी क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो आप वो हमें टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं, या आप मेरे को पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसमें आपको ट्रिक इंजीनियर्स अकेडमी का वो होगा, वहाँ पे आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, या ग्रुप में भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो आप जब हमारे हाई लेवल के क्वेश्चन जब 25 से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे तब हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। बाकी हम इजी और मॉडरेट क्वेश्चन लगातार करते रहेंगे। जैसे ही हमारे पास हाई लेवल के क्वेश्चन होने लगेंगे, फिर हम जैसे 6 दिन तो हमारे इजी और मॉडरेट ही चलेगा, बाकी जब हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे संडे को या जो 7वां दिन होगा उस दिन हम हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अगर हाई लेवल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जाते हैं तो फिर हम इजी और मॉडरेट को थोड़ा कम कर देंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन को 2 दिन कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये सीरीज चलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्लूइड मैकेनिक्स से है, तो आपको पता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ रियल फ्लूइड in which the shear stress is directly proportional to the rate of shear strain is known as। तो आप इसको क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड बोलेंगे, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड बोलेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे, या न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। तो इसमें बात की गई शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड होंगे, क्योंकि ये न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये हमारा जैसे राइट आंसर तो ये है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड हमारा राइट आंसर हो गया। और अगर हम आइडियल फ्लूइड की बात करें तो आइडियल फ्लूइड हम किसको बोलते हैं, ये वो फ्लूइड होते हैं जैसे जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इनकम्प्रेसिबल होंगे, इरोटेशनल भी होंगे,
और साथ ही साथ क्या होंगे, नॉन विस्कस होंगे, यानी कि इनविस्कस भी होंगे, यानी कि इनकी कोई विस्कोसिटी नहीं होगी। तो ये नॉन विस्कस होंगे, इनकम्प्रेसिबल होंगे और इरोटेशनल होंगे। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड हो गया। वैसे हम बोल रहे हैं 25 क्वेश्चन करेंगे, तो जिस हिसाब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस हिसाब से हमारे 50 से 75 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन इजिली हो पाएंगे। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड को ही हम क्या बोलते हैं? आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड बोलते हैं। ये कौन से फ्लूइड होते हैं? जैसे हमने ये ग्राफ बनाया था ऐसे करके, तो यहाँ पर हमारा ये न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, यहाँ पे जो ऐसे करके हमारा जो ग्राफ होता है, तो ये क्या होता है? हमारा बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? सीएस टेस्ट की कुछ वैल्यू होती है, जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड, ये वाले कौन से न्यूटोनियन फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, इसमें सीएस टेस्ट 0 होता है। यहाँ पे सीएस टेस्ट, क्योंकि ये सीएस टेस्ट वर्ड है, तो यहाँ पे सीएस टेस्ट की कुछ वैल्यू होगी, तो ये हमारी कौन से होते हैं? आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं, यानी कि बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। हमने शायद क्या कंफर्म, हमने इसको ट्रिकी, जो हम ट्रिक्स वाली वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें हमने कवर करा था, जिसमें हमने ABC सीरीज से इनको याद किया था। वहाँ पे हमने बिंगम प्लास्टिक को सिंगम प्लास्टिक करके याद किया था। तो बस वही है, बाकी पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज। हम बात करते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है। तो आपको इसको याद रखना है पास्कल सेकेंड से। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर से, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि पास्कल सेकंड से याद रखें, क्योंकि आपको ऐसे याद करने में ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर से याद रखेंगे तो आप वहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो सकता है, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर था या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर था, ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है। पास्कल सेकंड में पास्कल आपको पता है क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और सेकंड क्या होता है? सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। डायनेमिक विस्कोसिटी को हम म्यू से दिखाते हैं, आपको पता है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से दिखाते हैं। और पास्कल सेकंड हो गया, इसमें और क्या कर सकते हैं हम? हाँ, पास्कल सेकंड, एक और चीज़, ये हमारी ऐसे यूनिट जो CGS यूनिट होगी उसमें हम उसको बोलते हैं पॉइस। P से पास्कल, P से पॉइस, ऐसे करके याद रख सकते हैं। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी वो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक्स, जो CGS यूनिट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम म्यू से दिखाते हैं, म्यू अपॉन रो। म्यू के यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी, रो के हमारी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और हमने बात कर ही ली है इसकी यूनिट क्या होती है वैसे? MKS यूनिट होती है हमारी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। CGS में बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड तो सेकेंड ही रहता है CGS में भी। तो और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम स्ट्रोक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, और आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है एक स्ट्रोक्स में कितने हो जाएंगे? मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऐसे ही हम ऊपर वाले में बात करें इसकी, कहाँ गया हमारा, तो इसको हम CGS में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये न्यूटन को हम डाइन में कन्वर्ट कर देते हैं CGS में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेकेंड, तो 1 पॉइस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर टू सेकेंड। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एन आइडियल फ्लूइड इज अज्यूम्ड टू बी। जो आइडियल फ्लूइड हम बात कर ही चुके हैं ऊपर। आइडियल फ्लूइड क्या होता है हमारा? इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है, और क्या होता है? इरोटेशनल होता है। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? कंप्रेसिबल, ये तो गलत हो गया। इनकम्प्रेसिबल बट विस्कस गलत हो गया। विस्कस कंप्रेसिबल भी गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। ये तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब अगला क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्ट्रोक्स में कैलकुलेट करने है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। मैंने आपको बताया सीजीएस यूनिट है इसकी, ऑफ द फ्लूइड इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.5 पॉइस। यहाँ पे भी डायनेमिक विस्कोसिटी को सीजीएस यूनिट में दे दिया और स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.4 दे दी है। ठीक है, एक चीज तो आप ये कर सकते हैं इसमें कि पहले आप क्या करिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम, आपको पता है क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू अपॉन रो फॉर्मूला होता है। तो आप पहले रो निकालो, रो क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.4 दे रखी है। वो आपको ब्लोअर की आवाज़ आ सकती है थोड़ी बहुत, तो पहले भी चल रहा था, देख लीजिए आप, अगर ज़्यादा आवाज़ आएगी तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगली बार से हम उसको ध्यान देंगे। हम बात कर रहे थे रो की, तो पहले आप रो निकालिए, कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब, ऐसे कितना हो जाएगा, जितना भी आएगा। ठीक है, और इसी हिसाब से आप म्यू को डायनेमिक विस्कोसिटी 0.5 पॉइस दे रखी है, अब इसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, फिर जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी वो किस में आएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आएगी, फिर उसको क्या करो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, यानी कि स्ट्रोक में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें जो निकालनी है वो स्ट्रोक में निकालनी है ना। तो इतना सब नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको सेम यूनिट दे रखी है, आपको दिख रहा है कि स्ट्रोक यहाँ पे भी सीजीएस यूनिट, यहाँ पे भी सीजीएस यूनिट, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.4 दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, सीधे फॉर्मूले में पुट कर देना है ये वैल्यू। जैसे न्यू इज इक्वल टू क्या आपका म्यू अपॉन रो है, तो म्यू हमें दे रखा है 0.5 और रो की वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.4, 0.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 1.25, तो 1.25 के आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये सब नहीं करना है, इतना लंबा लंबा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आपको सीधे ये करना है, मतलब शॉर्ट ट्रिक भी क्या है, नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग है, तो इसके थ्रू आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। तो हमारी जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो मैक्सिमम कब होती है, वो मैक्सिमम होती है जब 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बताया हमने इजी लेवल के क्वेश्चन ही रखे हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर लिक्विड ड्रॉपलेट स्फेरिकल साइज का, डायमीटर d है, प्रेशर P, प्रेशर इंटेंसिटी P है इनसाइड द ड्रॉपलेट इन एक्सेस ऑफ आउटसाइड प्रेशर, द सरफेस टेंशन इज गिवन बाय। अब आपको मैंने उस टाइम पे शायद ट्रिक्स वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ड्रॉपलेट के लिए, P इक्वल टू 4 सिग्मा बाई d होता है क्या, ये आपने याद किया था, आपने इसको ABC सीरीज से याद किया था, पहले बबल का, फिर ड्रॉपलेट का, फिर हमारा लिक्विड जेट का, है ना। तो इसका 8 सिग्मा बाई डी था, इसका 4 सिग्मा बाई डी था, और इसका 2 सिग्मा बाई डी था, है ना। तो यहाँ पे ड्रॉपलेट की बात की है, तो डी से कितना 4 सिग्मा बाई डी से हमने से याद किया था इसको। अगर आपने वो ट्रिक वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो वाले सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आपसे, सरफेस टेंशन पूछा है, यानी कि सिग्मा की वैल्यू पूछी हुई है, तो सिग्मा कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी डी ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पी डी बाई 4। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसको हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था वहाँ पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर द हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज। जो कैपिलरी ट्यूब हम यूज़ करते हैं उसमें जो हाइट होती है वो क्या होती है, डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन सरफेस टेंशन बढ़ाने के साथ घटती है, या इंक्रीज विथ इन इंक्रीज इन डायमीटर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करती है, या डायमीटर डिक्रीज करने के साथ इंक्रीज करती है, और या इंक्रीज विथ इंक्रीज इन स्पेसिफिक वेट बढ़ाने के साथ जो हमारी हाइट ऑफ लिक्विड कैपिलरी ट्यूब की जो हाइट ऑफ लिक्विड है वो इंक्रीज करती है। तो आपने जब ऐसे क्वेश्चन देखने हैं, जैसे आपको ये तो आता होगा, लेकिन आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको नहीं आता है,
तो जहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्ट वाली बातें हों तो आपको समझ में आ जाना है कि एक ना एक तो इसमें से सही होगा ही होगा, या तो इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन डायमीटर होगा या इंक्रीज विथ और डिक्रीज इन डायमीटर होगा। वैसे तो आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, जो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या है, H=4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, ऐसे करके आपने इसको याद किया होगा। तो जो हमारी हाइट है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डाया के। तो यानी कि डाया जब बढ़ेगा तो हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब, जो हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज विथ और डिक्रीज इन डायमीटर। यानी कि जब हम डायमीटर को डिक्रीज करेंगे तो हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब जो होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो जस्ट अपोजिट होगा। तो आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वाई इज मर्करी अ प्रेफर्ड मटेरियल ओवर वाटर इन बैरोमीटर्स। हम मरकरी का ही क्यों यूज़ करते हैं, किसी और चीज़ का भी तो यूज़ कर सकते हैं। हम मरकरी का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है, यानी कि इजली वेपराइज नहीं होती है जो मरकरी होती है हमारी, और इसकी डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और एक और रीज़न होता है इसकी हाई कंडक्टिविटी भी अच्छी खासी होती है। जो हम ऑटोमेटिक बैरोमीटर यूज़ करते हैं तो उसमें कंडक्टिविटी भी यूज़ होती है, तो इसलिए हम मरकरी को प्रेफर्ड मटेरियल, यानी कि हम इसी मटेरियल का यूज़ करते हैं वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज गिवन बाय। फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी हमने याद करा था ABC ट्रिक से, पहले बबल फिर ड्रॉपलेट फिर लिक्विड या जेट, लिक्विड जेट। ठीक है, बबल का क्या था 8 सिग्मा। मैंने आपको बोला था कि एक ही टर्म में याद करना है, या तो रेडियस के टर्म में याद करना या तो डाया के टर्म में याद करना। पहले हमने डाया के टर्म में याद किया था तो कितना गया 8 सिग्मा बाई डी। अगर रेडियस के टर्म में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 सिग्मा बाई आर, क्योंकि डी इक्वल टू क्या होता है 2r, है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 सिग्मा बाई डी। ऊपर ठीक लगाया था हमने, नहीं लगाया था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हो गया हमारा। तो मैंने एक एक पेज छोड़ा था ताकि हम करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है, कहीं पे ज़रूरत होगी तो वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ डज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड चेंज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो हमारी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है वो कैसे चेंज करती है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगी, या तो कम होगी या ज़्यादा होगी या कांस्टेंट है, ये क्या होगी। तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के टर्म में क्या होगी, ये डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, लिक्विड्स हैं, वो क्या होगी, कम होगी। अरे ये किस कम, ये होगा लिक्विड के टर्म में। ठीक है, जब लिक्विड की बात करेंगे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे दिख रहा था लिक्विड। अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, तो अगर लिक्विड की बात करिए तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगी। और अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे होते हैं वो गैसेस में पास पास आ जाते हैं तो ऐसे बढ़ जाता है। तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा, इफ अ मटेरियल इज इनकम्प्रेसिबल इट्स बल्क मॉड्यूलस इज। अगर जो हमारा
मटेरियल है वो इनकम्प्रेसिबल है, तो जो बल्क मॉड्यूलस होगा वो क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या है? हमारा जो वॉल्यूम चेंज है यानी कि डेल्टा वी यानी कि V2 माइनस V1, ये क्या होगा? हमारा जीरो होगा, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम है, तो ये जीरो होगा, है ना, जब इनकम्प्रेसिबल की बात करिए। तो हमारा जो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ये होता है। इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन प्रेशर, इसको हमेशा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करके याद रखना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो बल्क मॉड्यूलस ये भी ऊपर चल जाएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको पता है कि डेल्टा वी ज़ीरो है, तो यहाँ पे डिवाइड में ज़ीरो हो जाएगा, फिर ज़ीरो हो जाएगा, तो किसी चीज़ के भी डिवाइड में ज़ीरो होता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो बल्क मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन कर चुके थे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? आपके दो प्रेशर होते हैं, वैक्यूम प्रेशर होता है और एक क्या होता है हमारा? गेज प्रेशर। तो यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर के बारे में पूछा गया है, तो फॉर्मूला पूछा गया नॉर्मली कि फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर या एडिशन ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर या प्रोडक्ट या डिवाइड। तो आपको तो चलो इसको थोड़ा डीपली ही पढ़ लेते हैं। तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? आपका प्रेशर होता है। आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको बार बार कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो जो वाई एक्सिस होगी वहाँ पे हम प्रेशर को डिनोट करेंगे, और जो एक्स एक्सिस होगी इसमें हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर एक्स एक्सिस में होगा, यानी कि इसको हम जीरो बार से भी डिनोट करते हैं, यानी कि जीरो बार, यानी कि बार आपको पता है यूनिट होती है प्रेशर की, तो जीरो बार एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, ठीक है। और अगर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से यानी कि जीरो बार से आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी ए पॉइंट है, इसके ऊपर आप प्रेशर कैलकुलेट करेंगे जीरो बार से ऊपर, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से ऊपर, तो ये क्या होगा हमारा? यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए, ठीक है, ए पॉइंट पे। अगर हम जैसे बी पॉइंट पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से जितना ऊपर जाएंगे वो, जैसे बी पॉइंट पे कितना हो गया? ये भी एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर एट बी, ठीक है। जितने भी जैसे सी पॉइंट पे लेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर एट सी, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं आपका कोई यहाँ पे एक और प्रेशर मान लेते हैं, ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम 1 बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 1 बार के बराबर होती है। यहाँ पे 0 बार था, अब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कितना? 1 बार के ऊपर ले लिया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ताकि आपको और समझ में आ जाए। अगर हमने 0 बार के टर्म में बात करी, यानी कि इससे बात करी यहाँ तक, तो आपको पता है एब्सोल्यूट प्रेशर एट हो गया। लेकिन हम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटा मान लें, यहीं से हम पॉइंट ए तक, यहाँ तक प्रेशर कैलकुलेट करें, इसको डेटा मान के, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटा मान के इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है? गेज प्रेशर हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा गेज प्रेशर एट ए, ठीक है। ये गेज प्रेशर होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर होगा। ऐसे हम अगर बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट पे क्या था? एब्सोल्यूट प्रेशर एट बी, अगर जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर से हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटा मान के अगर यहाँ से कैलकुलेट करें, यानी कि इतना, यहाँ पे बी पॉइंट पे इतना हो गया, तो ये क्या होगा? ये क्या हो जाता है हमारा? वैक्यूम प्रेशर हो जाता है, वैक्यूम प्रेशर एट बी, यानी कि वैक्यूम प्रेशर हो गया किसके टर्म में? इसको जब हमने
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम माना, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे वैक्यूम प्रेशर। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आपका फॉर्मूला इसी से निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले को रेड पेन से लिख लेते हैं, चलो चेंज ही कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो पी एटीएम प्लस गेज प्रेशर यानी कि पी गेज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि पी एब्सोल्यूट, ठीक है। पी एटीएम यानी कि पी एटीएम यहाँ पे प्लस गेज प्रेशर, ये वाला गेज प्रेशर, तो यहाँ पे पहुँच गई तो ये हमारा क्या हो जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया यहाँ पे ये पॉइंट पे। अगर हम ऐसी तरीके से बात करें पी एटीएम, नीचे क्या होता है पी वैक्यूम इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये आपके दो फॉर्मूले बन जाते हैं। तो ये आपको जब ये पता है, अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से पता है कि कैसे होता है, मतलब याद भी नहीं रखना, बस इसको समझने वाली चीज़ है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप ये फॉर्मूले ईजिली याद कर सकते हैं। वैसे आप इसको याद रख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर गेज प्रेशर को प्लस होगा, वैक्यूम प्रेशर को माइनस होगा, तो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था वैक्यूम प्रेशर, तो अगर हम वैक्यूम प्रेशर का फॉर्मूला पी वैक्यूम कितना हो जाएगा पी एटीएम माइनस पी एब्सोल्यूट। तो यहाँ से पी वैक्यूम का फॉर्मूला निकल गया और पी एटीएम माइनस पी एब्सोल्यूट, है ना। तो पी एटीएम माइनस एब्सोल्यूट, ऐसे ही हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब। पीजोमीटर ट्यूब की हेल्प से जो हम प्रेशर मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो आपको इसको याद रखना है, पीजोमीटर यानी कि पीजो करके गेज, ऐसे करके आप राइमिंग थोड़ी थोड़ी मैच करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा गेज प्रेशर। तो आपने पीजोमीटर देखा होगा, कुछ इस तरीके का पीजोमीटर होता है, ऐसे करके यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लूइड भरा होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट हम h मान लेते हैं, ए पॉइंट तक की, और आपको प्रेशर एट ए कैलकुलेट करना है, तो आपका कितना फॉर्मूला क्या होता है रो जी इंटू एच। इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लूइड भरा हुआ है, और जो एक सिरा क्या है यहाँ पे ओपन है, यानी कि एक एंड जो ओपन है और एक एंड क्या है जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो प्रेशर एट ए हाइट पे रो जी एच फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्री सरफेस ऑफ मर्करी इन एन ओपन ट्यूब रिमेन कर्व अपवर्ड, कर्व डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल डिपेंड्स ऑन डायमीटर ऑफ ट्यूब। जब फ्री सरफेस ऑफ मर्करी, जब हम किसी ट्यूब में मर्करी को ऐसे मर्करी में कैपिलरी ट्यूब को डुबाते हैं तो कर्व अपवर्ड, कर्व डाउनवर्ड बनता है, कर्व अपवर्ड बनता है। तो इसको समझने के लिए चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले रेड पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, ठीक है, ये हमारा वाटर है। सबसे पहले हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हमने क्या करा कैपिलरी ट्यूब को डुबाया। तो यहाँ पे आपको वाटर में पता है जो एडिसिव फोर्स होगा, यानी कि एडिसिव फोर्स को शायद असंजक बल बोलते हैं, और जो कोहेसिव फोर्स होता है उसको ससंजक बल बोलते हैं ना, है ना। तो इसमें क्या होता है एडिसिव फोर्स ज़्यादा होगा किससे कोहेसिव फोर्स से, यानी कि एडिसिव फोर्स यानी कि दो अलग अलग सरफेस के बीच लगने वाला फोर्स, कोहेसिव जो एक जैसी चीज़ों के बीच लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पर वाटर और एडिसिव फोर्स ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स से, तो क्या होगा ये राइज करेगा। तो यहाँ पे ऐसे करके ये जो वाटर होगा यहाँ पे ऊपर भर जाएगा, ये ऊपर आ गया और ये क्या हो गया
तो ये जो बना ये कौन सा कॉनकेव शेप बना है ना वाटर के केस में। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे करके, और ये कौन सा कर्व डाउनवर्ड था, है ना, कर्व डाउनवर्ड, ठीक है। अगर हम मरकरी की बात करें, मान लीजिए आप इसमें क्या है, मरकरी है, मरकरी को आप एनजी से दिखाते हैं, यहाँ पे मरकरी है। अगर आपने इसमें कोई कैपिलरी ट्यूब डाली, ठीक है, ये क्या है आपकी कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब, ऊपर भी कैपिलरी ट्यूब थी, यहाँ पे भी कैपिलरी ट्यूब है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या है आपका कोहेसिव फोर्स, जो आपका कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा है किससे, एडहेसिव फोर्स, यानी कि आपका जो संसंजक बल है वो असंजक बल से ज़्यादा है। तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो आपस में लगने वाला जो फोर्स होगा ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा, नीचे कैपिलरी फॉल होगा, यानी कि ऊपर क्या हो रहा था, कैपिलरी राइज हो रहा था, यानी कि ऊपर बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरी फॉल होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो ये जो कर्व होगा ये क्या होगा, हमारा कर्व अपवर्ड होगा, है ना, दिख रहा है आपको, कर्व अपवर्ड, कर्व डाउनवर्ड। और ये जो शेप बनेगी ये कौन सी बनेगी, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स शेप बनेगी। तो कर्व अपवर्ड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम कैपिलरी टेंशन फॉर ए ट्यूब 0.07 mm इन डायमीटर, और सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको पहले से ही दे दी, आपको पता है वैसे सरफेस टेंशन की वैल्यू 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, 0.074 समथिंग, 0.075 भी मान लेते हैं उसको। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में खुद ही दे दिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको दे दिए खुद से। तो आपको पता है कि एच का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिलरी राइज का क्या होता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, है ना। और यहाँ पे आपसे पूछा है मैक्सिमम कैपिलरी टेंशन दे रखी है ना, तो जब मैक्सिमम कैपिलरी टेंशन दे रखी है तो हमारा जो थीटा है वो क्या होगा, 0 होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा तो हट गया सीधे, अब हम एच की सीधे वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही, 0.074 कॉस थीटा इक्वल टू 1 इंटू 1 हो गया, ये तो रो जी डी, ठीक है, 9.81 इंटू 10⁻³ और डायमीटर की वैल्यू कितनी है, डाय है 0.07 mm, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर, क्योंकि सारी वैल्यू मीटर न्यूटन मीटर में, तो मीटर में रखेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम कैपिलरी टेंशन पूछा हुआ है ना, तो यानी कि प्रेशर की वैल्यू पूछी हुई है, तो यहाँ पे इंटू 9.81 कर देंगे, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, और अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 चौका 16, 1 7 चौका 28, 29। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे अगर आपको दिख रहे हैं जो चारों ऑप्शन है वो बहुत अलग है, 10.22 है, 6.22 है, 5.22 है और 4.3164 है। जब तक ऑप्शन आपके ऐसे ना हो जैसे 5.22 यानी कि 5.86 या 6.11 आपस में बहुत क्लोज ना हो, तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पे रैंडम मेथड का यूज़ करना है, यानी कि कैलकुलेशन में पॉइंट का ध्यान नहीं देना है। जैसे मैं आपको एक अभी एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, तो यहाँ पे क्या करना है, तो 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पे 7, हमने पॉइंट कुछ नहीं देखना है, तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, 1 7 दूनी 14 और ऐसे ही कुछ आएगी ये वैल्यू, तो 422, तो यहाँ पे क्या है 4.31। अगर आप वैसे भी करेंगे इसको 4 से इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 0.296 हो गया, और 0.07 यानी कि 4 यहाँ से 2 में यहाँ पे 29.728 यानी कि 4.22 के समथिंग आएगा। तो आपको क्या करना है, पॉइंट नहीं देखना है, क्योंकि आपके सारे ऑप्शन क्या हैं, अलग अलग हैं, तो ये आपका ये सही आंसर हो जाएगा। एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं आई, लेकिन आपका
मेरे ख्याल से 9.81 के चक्कर में वैल्यू कुछ दिक्कत है, क्वेश्चन में ही कुछ दिक्कत है, क्योंकि जो सरफेस टेंशन की वैल्यू इसके यहाँ पे 0.74 समथिंग समथिंग होती है, तो थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी, तब शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अभी हम जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, तो आप देखेंगे जो हम इस मेथड से काफ़ी क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएंगे, हमारा आपका टाइम बचेगा, है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो हमारा द फ्लो इज सेड टू बी क्रिटिकल फ्लो इफ फ्रॉड नंबर इज। क्रिटिकल फ्लो क्या बोलते हैं, जब फ्रॉड नंबर क्या होता है हमारा 1 के बराबर होता है। तो हमारा जब फ्रॉड नंबर 1 के बराबर होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल। ठीक है, और फ्रॉड नंबर जब बड़ा होता है 1 से तो इसको क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल। और जब फ्रॉड नंबर लेस देन 1 होता है तो इसको बोलते हैं सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, तो फ्रॉड नंबर के यहाँ पे क्रिटिकल पूछा तो फ्रॉड नंबर क्या होगा, इक्वल टू 1। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स क्या कहलाता है। इसको भी हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। इसको हमने इलास्टिक फोर्स के लिए किया था एम मी करके हमने याद किया था। मैक नंबर होता है हमारा, मैक नंबर होता है हमारा रूट के अंदर इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, है ना। तो मैक नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हमने क्या याद किया था, वेज से याद किया था। वेबर नंबर किसके बराबर था, सरफेस टेंशन के बराबर, सरफेस टेंशन के बराबर। और ई व्हीलर को हमने किससे याद किया था, ईपी से, एपिसोड से याद किया था। व्हीलर में क्या होता है, प्रेशर फोर्स हो जाती है। और फ्रॉड नंबर को किससे याद किया था, फ्रॉग से याद किया था। फ्रॉड नंबर में ग्रेविटी फोर्स हो जाती है, इसको हमने फ्रॉग से याद किया था, है ना। तो आपको याद आ रहा होगा। बाकी आप ट्रिकी जो हमारा ट्रिक वाला सेशन है उसको आप देख सकते हैं, तो आपको वहाँ से ये ट्रिक याद हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं हम हॉट वायर एनेमोमीटर की। जो हमारा हॉट वायर एनेमोमीटर होता है हम उसको क्या मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ गैसेस और टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फ्लूइड, सॉरी। तो जो हमारा हॉट वायर एनेमोमीटर उसका हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी ऑफ गैसेस को निकालने के लिए। तो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एनेमोमीटर, हॉट वायर एनेमोमीटर थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ताकि आपको मतलब ऐसे कुछ याद करने वाला नहीं है उसमें। बाकी जब आपको गैस फ्लो करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ गैसेस कैसे निकालते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लीजिए आपका कोई पाइप है, ये पाइप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपकी कंडक्टिंग वायर है बहुत सारी, ठीक है। यहाँ पे आपकी कंडक्टिंग वायर है। आपका हॉट वायर एनोमीटर कैसा होता है, यहाँ पे मान लीजिए एक कंडक्टिंग वायर ऐसे, एक ऐसे है, एक ऐसे, बहुत सारी कंडक्टिंग वायर हैं ऐसे करके। और ये सिरेमिक सीमेंट से जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके ये जुड़ी हुई है, और आगे को यहाँ से लीड से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके आगे लीड लगी हुई है, ये हमारी लीड है। और ये आगे लीड जो है व्हीटस्टोन ब्रिज, आपने देखा होगा ऐसे करके व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। यहाँ पे प्रतिरोध लगा होता है, बचपन में तो प्रतिरोध ही बोलते हैं, रेजिस्टेंस लगा होता है। ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ऐसे करके, है ना। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, तो ये ऐसे करके आगे इसमें जुड़ा होता है। तो ऐसा कुछ आपका हॉट वायर एनोमीटर होता है। तो यहाँ पे आपकी कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। ये आपकी कंडक्टिंग वायर, और ये नीचे किससे जुड़ी होंगी, ऐसे करके ये जुड़ी होंगी व्हीटस्टोन ब्रिज से, जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है उनका,
ये ड्राइंग थोड़ी खराबी है, बट आप इमेजिन कर सकते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से क्या होगा, गैसेस फ्लो करेंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज लगा हुआ है, तो ये जो कंडक्टिंग वायर होंगी ये गर्म होंगी, यहाँ पे हॉट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बहुत गर्म होंगी। जब हम इसमें एयर फ्लो करेंगे, यानी कि जो गैसेस हैं वो फ्लो करेंगी, तो ये जो गैसेस होंगी उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, है ना, यानी कि टेम्परेचर कम होगा। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। जो व्हीटस्टोन है यहाँ पे रेजिस्टर लगे हुए, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने के कारण क्या हुआ, रेजिस्टेंस चेंज हुआ, यानी कि प्रतिरोध चेंज हुआ। जब हमने यहाँ से एयर फ्लो की, यानी कि गैसेस फ्लो की, ये तो बहुत गर्म था, बहुत गर्म था। अब यहाँ से हवाई, यानी कि आप नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं, यहाँ से हवाई, तो ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ठंडा होगा, यानी कि टेम्परेचर चेंज आएगा। जब टेम्परेचर चेंज आएगा, यहाँ पे नीचे व्हीटस्टोन ब्रिज लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। जब रेजिस्टेंस चेंज होगा, उससे क्या हम क्या करेंगे, फ्लो रेट मेजर कर पाएंगे, है ना। फ्लो रेट कैसे मेजर करते हैं, ऐसे जब किसी में चेंजेस आते हैं, रेजिस्टेंस चेंजेस आते हैं, तभी तो फ्लो रेट मेजर होगा। तो ऐसे हम, यानी कि इसकी वेलोसिटी पता कर पाएंगे, या डायरेक्शन भी पता करते हैं इससे वेलोसिटी के साथ साथ। तो ऐसे, और ये हमारे दो टाइप के होते हैं शायद, एक तो हमारा जो कांस्टेंट टेम्परेचर टाइप होता है, कांस्टेंट करंट टाइप होता है। तो उसमें क्या करते हैं, एक में कांस्टेंट टेम्परेचर रख देते हैं, इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब जैसे ये टेम्परेचर कम हुआ तो यहाँ से आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी कि धारा की वैल्यू बढ़ाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर, तो जितना हमारा टेम्परेचर कम हुआ था, यानी कि जैसे 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, तो ऐसे ही 5 डिग्री सेल्सियस हमने ऐसा करंट बढ़ाया ताकि 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ पाए। तो उतना ही करंट है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता चल गया थोड़ा बहुत कि हॉट वायर एनोमीटर कैसे काम करता है। तो आपको पता है कि गैसेस फ्लो करते हैं, उससे क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस निकालते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा कि ऐसा कुछ होता था। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड इज इनसिग्निफिकेंट इफ मैक नंबर इज। जब मैक नंबर की वैल्यू, आपने पढ़ा होगा कि मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम होती है तो सब सोनिक 1 के बराबर सोनिक, और 1 से 5 तक सुपरसोनिक, और 5 से ज़्यादा हाइपरसोनिक। तो जो 1 से कम होती है वो 1 से कम नहीं, 0.3 से 1 तक होगी जब वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं सबसोनिक फ्लो। सबसोनिक, क्योंकि अगर 0.3 से कम होगी ना वैल्यू, अगर मैक नंबर की, ये मैक नंबर की वैल्यू है, ठीक है, मैक नंबर की वैल्यू अगर वैल्यू 0.3 से कम है, तो जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड है वो होगा ही नहीं, मतलब कंप्रेसिबल होगा ही नहीं फ्लूइड, यानी कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा, ठीक है। और मैक नंबर की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो उसको बोलते हैं हम सोनिक, और मैक नंबर की वैल्यू 1 से 5 तक होगी, इसको बोलते हैं सुपरसोनिक। और अगर 5 से ज़्यादा होगी मैक नंबर की वैल्यू, 5 से ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि 0.3 से कम तो होनी ही नहीं चाहिए, 0.3 से 1 के बराबर होगी तो सोनिक, 1 से 1 के बराबर होगी तो सोनिक, 0.3 से 1 सबसोनिक, और 1 के बराबर होगी तो सोनिक, 1 से 5 सुपरसोनिक, और 5 से ज़्यादा हाइपरसोनिक। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास लंबी हो गई, मैंने सोचा नहीं था इतनी लंबी क्लास हो जाएगी। अगली बार से थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, उतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एट लास्ट क्वेश्चन ही करना है। तो देखते हैं, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।